रोग होता है, एक बीमारी होती है हकलाने की, इसमें रोगी मरीज बोलता बोलता अटक जाता है, हकलाता है। अलग अलग रोगी अलग अलग शब्द पर अटकता है, कोई अ पे, कोई म पे, कोई स पे, कोई द पे। वैसे यह हंसी मजाक का विषय है, लेकिन मैंने इस हंसी मजाक के विषय में से कोई बात लेकर निकाल कर राष्ट्रीय संदर्भों से, कौमी एकता से, राष्ट्रीय चिंतन से उसे जोड़ने का प्रयास किया है। मेरा प्रयास आपको सौंपता हूं। कहां तक सफल हो पाया हूं, आपकी प्रतिक्रिया मुझे बताएंगे। सुनिएगा। मेरी पत्नी की सहेली के हस्बैंड ने अपने फ्रेंड से कहा कि यार भाई, मेरे एक बात समझ में नहीं आई, तेरे पास शान है, शौकत है, धन है, दौलत है, बच्चे हैं, बीबी है, फ्रिज है, टीवी है, कोठी है, कार है, लंबा चौड़ा कारोबार है, फिर भी तू हरदम उदास क्यों रहता है रे महेश? तेरे ऐसा काय का वांदा और काय का कलेश। तो महेश बोला, यार सुरेश, तुझसे कितनी बार कहा ये प्रश्न मत किया कर, मेरे कलेजे में कीले की तरह खटक जाता है, और दरअसल मैं अपने हकले बेटे से परेशान हूं। कमबख्त बोलता बोलता भारतीय दूरदर्शन की तरह कहीं भी अटक जाता है। वाह। कमबख्त बोलता बोलता भारतीय दूरदर्शन की तरह कहीं भी अटक जाता है। एक दिन अंडे वाले के ठेले पे जाके आ पे अटक गया, ठेले वाले का भेजा खा गया, आधे घंटे तक आई करता रहा, इतने में अंडे में से चूजा ही बाहर आ गया। आधे घंटे तक। और इस तरह की घटनाएं आपके हमारे सार्वजनिक जीवन में गुजरती है, जहां से ये हास्य, ये व्यंग, ये कविताएं जन्म लेती हैं। एक बार मैं चेन्नई कवि सम्मेलन से आ रहा था, मेरे पास एक भाई साहब बैठे हुए थे। सामने गैलरी में से दूसरे भाई साहब आए, वो हकले थे, हकलाते थे। उन्होंने उनसे पूछा, भाई साहब टाइम क्या हुआ? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने दोबारा पूछा, भाई साहब टाइम क्या हुआ? उन्होंने फिर कोई जवाब नहीं दिया। जब तीसरी बार पूछा, तीसरी बार भी उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया, तो गुस्से में जल्ला के उन्होंने कहा कि नहीं बताया तो मत बता रही है, कह के आगे बढ़ गए। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हद हो गई यार भाई साहब, उनको बोलने में वैसे ही दिक्कत आ रही थी, आपके हाथ में घड़ी बंधी हुई थी, घड़ी सही टाइम बता रही थी, फिर आपने उनको टाइम क्यों नहीं बताया? तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे जूते थोड़ी खाने थे। क्या बात, क्या बात। वो टाइम बता देते तो वो उसे पीटता कि साला मेरी नकल निकाल रहा है। वाह। इसलिए उन्होंने टाइम नहीं बताया। और मुश्किल से घटना को 1 घंटा भी नहीं हुआ होगा साहब की दूसरी घटना घटित हो गई। टीटी महोदय आए, और संयोग आप देखिएगा कि टीटी जी भी हकले, और उन्होंने भी आते ही सबसे पहले उन्हीं से पूछा कि टिकट। उसने इधर उधर जेब में हाथ डाला और कहा कि घूम गया। टीटी को बड़ा बुरा लगा कि साला मेरी नकल निकालता है। उसने 2 जीआरपी वालों को बुलाया, अगले प्लेटफॉर्म पे उसे उतार लिया, ले जाकर के जीआरपी के थाने में थानेदार के सामने खड़ा हो गया। और टीटी ने कहा, साहब ये मेरी नकल निकालता है। वो आदमी बेचारा अपनी जगह पे सही, उसने कहा साहब मैं नहीं, यही मेरी वाह। अब इसे आप संयोग कहिए, दुर्भाग्य कहिए, जो भी नाम देना है आप दे दीजिए, मैं केवल सत्य घटना बयान कर रहा हूं। वो थानेदार साहब बोले कि इन दोनों को थोड़ा बात अगर पहुंच रही है तो थोड़ा तालियां भी उस तरह की आपकी आनी चाहिए, ताकि, क्योंकि आपकी शक्लें हमें नहीं दिख रही है, आपसे आई कांटेक्ट हमारा नहीं हो पा रहा है। आज मैं ये केस अदालत में भी गया था। मैं पहली बार मुंबई आज से 15 साल पहले युवराज जी के कार्यक्रम में गया। इसके पहले मुंबई गया नहीं था, तो इनका विजिटिंग कार्ड मेरे पास था। मैं चीरा बाजार जहाँ ये रहते हैं वहाँ पहुँच गया, टैक्सी से वहाँ जाकर के मैंने एक भाई साहब से कहा, मैंने कहा जी ये युवराज जैन समाज के गौरव, देश के बहुत बड़े संचालक, करुण रस के बहुत बड़े कवि, विदेशों तक जो संचालन करने जाते हैं, ये उनका। तो उन भाई साहब ने विजिटिंग कार्ड लिया, 5 मिनट तक बड़े गौर से पढ़ा, जबकि विजिटिंग कार्ड 5 सेकंड में पढ़ने की चीज है। मुझे तसल्ली हुई, मैंने कहा युवराज जी का मकान जानते होंगे, या तो मुझे वहां छोड़ आएंगे, नहीं छोड़ेंगे तो रास्ता बता देंगे कि ऐसे 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 जाना है। 5 मिनट बाद वो भाई साहब बोले कि मैं समझ गया। मैंने कहा ये भी, मैंने कहा ये टाइम वेस्ट करेगा, मुझे जल्दी थी। मैंने कहा पास वाले रोड पे? वो बोला नहीं नहीं मैंने कहा पीछे वाले रोड पे? वो बोला नहीं नहीं मैंने कहा ये पतली वाली गली में? वो बोला नहीं नहीं अब वो भला आदमी पैसे आगे ही नहीं बढ़ रहा। मैंने कहा पीछे वाली गली में? वो बोला नहीं नहीं मैंने कहा पहले माले पे पहली मंजिल पे रहते हैं क्या? वो बोला नहीं नहीं पता नहीं। क्या बात है। आधा घंटा हो गया, उसके बाद भला आदमी कह रहा पता नहीं।
और ये कोई चुटकुले नहीं साहब, ये सुनने से ज्यादा देखने का, ऐसे गौर से देखना, जिसको समझ में आ जाए वो ताली बजा देना, मैं समझ जाऊंगा किसके समझ में आया किसके नहीं आया। टीवी पे पिछले दिनों क्रिकेट के 2020 के मैच आ रहे थे, उसमें जो एक कैप्टन था, कप्तान था, वो हकलाता था। उधर रेफरी ने टॉस उछाला, कहा मांगो हेड या टेल, और वो बोला कि हाँ यही। बढ़िया बात है भाई, इधर के मोहल्ले को शायद समझ में नहीं आए। आ गया। एक वायुयान जा रहा था, उसका इंजन खराब हो गया। एयर होस्टेस ने घोषणा की कि यात्रियों से निवेदन है, इसका इंजन खराब हो गया है, कृपया सभी यात्री अपना अपना पैराशूट अपनी कमर के बांधें, एक एक करके आपातकालीन दरवाजों से नीचे कूदें, मन में 10 तक गिनती गिने, 10 तक गिनती गिनने के बाद साइड का स्विच दबा दें, पैराशूट खुल जाएगा, आप सुरक्षित नीचे पहुंच जाएंगे। उस वायुयान में एक ऐसा ही बैठा हुआ था, वो एयर होस्टेस से बोला कि दोबारा से समझाओ। एयर होस्टेस ने कहा आप 10 तक मत गिनना। वाह भाई वाह। हाँ, ऐसे समझ में आना चाहिए, केवल 3 तक ही गिनना, वरना 10 के चक्कर में फाइल ही सलट जाएगी। वाह। और एक बहुत ही मजेदार, रोचक और सत्य घटना आपको सुना रहा हूं साहब, आपने शायद कहीं सुनी हो, लेकिन बहुत मजा आएगा, आनंद आएगा, आपको विश्वास दिलाता हूं। बस अगर सुन भी रखी हो कहीं टीवी पे तो धैर्य से इसे सुन लेना। ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्मों पर जो गीता प्रेस गोरखपुर वालों की स्टॉल हुआ करती है किताबों की, इन्होंने 4 साल पहले 50,000 गीता जी की पुस्तकें छपवा ली। 10-20 हजार का पुराना स्टॉक पड़ा हुआ था, पुस्तकें बिक नहीं रही, मैनेजमेंट बड़ा परेशान। उन्होंने मीटिंग करके तय किया कि शिक्षित बेरोजगारी बहुत है, इनको एजेंट बना देते हैं, इनको रोजगार मिल जाएगा, अपनी किताबें बिक जाएगी। उन्होंने अखबार में एड निकाला, 10-15 दिन इंटरव्यू चला एजेंट बनाने के लिए। ये चौथे दिन की घटना है। चौथे दिन सुबह 11:30 बजे इंटरव्यू देने के लिए वो एक हकला नौजवान अंदर गया। उससे जब नाम पता पूछा तो उसने अटक के बताया। उसने कहा यार तेरे से तो बोला ही ढंग से नहीं जा रहा, तू बेचेगा कैसे? उसने कहा नहीं गारंटी से। बोले गारंटी से तो बेचेगा, पिछले साल भी हमने एजेंट बनाए थे, साल भर हो गए, 50 पुस्तकें दी थी, अभी तक नहीं बेच पाए। बोले आप चिंता मत करो। जब इतने कॉन्फिडेंस से कहा तो उन्होंने कहा यार इसे भी 50 पुस्तकें दे दो, साल 2 साल में बेच के पैसे दे देगा। ये सुबह 11:30 बजे की घटना है। उसी दिन इंटरव्यू अभी चल रहा है, लाइन लगी हुई है। ठीक शाम को 4:30 बजे वही हकला नौजवान बदहवास हालत में, बाल बिखरे हुए, पसीने में तरबतर, दौड़ता हुआ आता है, सीधा केबिन में घुस जाता है, जाके 50 गीता जी के पैसे टेबल पर रख देता है। मैनेजमेंट तो आश्चर्यचकित। उन्होंने कहा यार तेरी तो नौकरी भी पक्की, तेरा कमीशन भी दुगना, लेकिन तू ये बता कि तूने इतनी जल्दी बेची कैसे? अब थोड़ा सा देर से ध्यान से सुन लेना और समझ में आ जाए तो तालियां बजा देना। उसने कहा कि मैं डोर टू डोर गया, बेल दबाई, दरवाजा खुला, मैं बोला ये गीता है, खरीद रहा है कि पूरी पढ़ के सुनाऊं? वाह, बढ़िया बात है भाई, बढ़िया बात है, क्या बात है। वाह। कि एक बार अंडे वाले के ठेले पे जाके ऐ पे अटक गया, ठेले वाले का भेजा खा गया, आधे घंटे तक ऐ करता रहा, इतने में अंडे में से चूजा ही बाहर आ गया। अभी कुछ दिनों पहले स्कूल के मार साहब ने, राजनीति पर एक व्यंग कर रहा हूं साहब, और व्यंग की भाषा में यदि गाली भी दी जाती है तो किस तरीके और सलीके से दी जाती है। मैं उस शिष्टता पर, उस शालीनता पर आपका आशीर्वाद चाहता हूं कि व्यंग की भाषा में अगर गाली दी जाती है तो कैसे दी जाती है। कि अभी कुछ दिनों पहले स्कूल के मार साहब ने उससे झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम पूछा, उसने बताया तो सही, और सही भी बताया, लेकिन शिबू सोरेन कहने में इतना वक्त लगा दिया, इतना वक्त लगा दिया, इतना वक्त लगा दिया कि उतनी देर में राज्यपाल ने वहां राष्ट्रपति शासन ही लगा दिया। क्या बात है, क्या बात। इतना वक्त लगा दिया कि वहां राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन ही लगा दिया। ऐसे ऐसे हादसों को भोग रहा हूं दोस्त, ये है मेरी परेशानी का कारण। बहुत दंड फंद करके हार चुका हूं, समझ में नहीं आता है कोई निवारण। तो मैंने कहा यार महेश,
तूने भी तिल का ताड़ बना रखा है, राई का पहाड़ बना रखा है। अरे इतनी सी बात का बवंडर बनाकर क्यों अपने माइंड में बॉदरेशन लाता है? ये हिंदुस्तान है मेरे दोस्त, ये हिंदुस्तान है मेरे दोस्त। मुझे पता है यहाँ कौन नहीं हकलाता है। कुर्सी के भय से कानून हकलाता है, कानून के भय से इंसान हकलाता है, इंसान के भय से ईमान हकलाता है। अरे हमारी संसद हकलाती है, हमारा संविधान हकलाता है। क्या बात। हमारी संसद हकलाती है, हमारा संविधान हकलाता है, कुल मिलाकर सारा हिंदुस्तान हकलाता है। एक बार नहीं, बार बार हकलाती है। हमारे देश की हर सरकार हकलाती है। किसी पार्टी या दल का नाम नहीं ले रहा हूं साहब, हर सरकार एक बार नहीं बार बार हकलाती है। हमारे देश की हर सरकार हकलाती है। इतनी हकलाती है, इतनी हकलाती है, इतनी हकलाती है कि इस हकलाहट में अपनी राह से भटक जाती है और हा से हम, हा से हिंदी, हा से हमारा और हा से हिंदुस्तान कहने में 62 साल तक अटक जाती है। हा से हम, हा से हिंदी, हा से हमारा और हा से हिंदुस्तान कहने में 62 साल तक अटक जाती है। हकलाते सब हैं दोस्त, अंतर केवल इतना है, कोई हिंदू पर हकलाता है, कोई मुसलमान पर हकलाता है, कोई गीता पर हकलाता है तो कोई कुरान पर हकलाता है। और यह हकलाहट का रोग तेरे परिवार तक ही सीमित नहीं है प्यारे, पूरे देश में एक प्रश्नवाचक चिन्ह बनकर के खड़ा हुआ है। और फिलहाल तो ये हिंदुस्तान र से राम और र से रहीम में अटका हुआ पड़ा है। र से राम और र से हमारा भाइयों ने बहनों